गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, जो निंदनीय है। इस देश की आज़ादी में वीर सावरकर का कितना योगदान है, ये राहुल गांधी को पता नहीं है। अपमान हा भारतवासीय कोणीही हा सहन करणार नाही, हे वारंवार सांगून सुद्धा राहुल गांधीजी सातत्याने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करण्याचं काम करतायत। हे अतिशय निंदनीय आहे आणि याचा सगळ्याचा निषेध म्हणून सर्व ठिकाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मानणारे देशभक्त सर्व भागांमध्ये देशातल्या अशा गौरव यात्रा काढतायत। खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं असणारं योगदान या देशासाठी हे काय आहे, हे राहुल गांधीजींना कळलंच नाही। किंबहुना यूपीएच्या असणाऱ्या सर्व घटक पक्षांना या सर्व गोष्टींमध्ये कुठेतरी राजकारण करायचं आहे असं दिसतंय आणि म्हणून त्याचा अपमान हा भारतवासीय कोणीही हा सहन करणार नाही, हे और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप यशवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। महाराष्ट्र में इस समय गौरव यात्रा निकाली जा रही है सावरकर के सम्मान में। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया कि वो सावरकर नहीं गांधी, इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र में अलग ही तरीके की सियासत शुरू हो चुकी है। एक तरफ शरद पवार जी हैं जो रहते कांग्रेस के साथ हैं, गठबंधन उनका कांग्रेस के साथ है, लेकिन सावरकर के मुद्दे पर अब उनके जो सुर हैं वो बदल चुके हैं। वहीं बात चाहे शिवसेना में उद्धव गुट की बात की जाए, उद्धव ठाकरे भी ये कह रहे हैं कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और बीजेपी तो अलग से ही गौरव यात्रा निकाल रही है। तो कहीं ना कहीं सावरकर के सम्मान में जो बीजेपी मैदान में है, ये चुनाव होने की वजह से तो ऐसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी राहुल गांधी सावरकर के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। तब बातों के खंडन के अलावा बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई गौरव यात्रा नहीं निकाली गई। अलका जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे अपने विचार हैं कि जिसने इस देश की आजादी में या देश के डेवलपमेंट में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह का किया, उस व्यक्तित्व को आज के समय में अच्छा कहना, बुरा कहना, या उसकी बातों को क्रिटिसाइज करना, उसकी चीजों को क्रिटिसाइज करना, उससे कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलेगा सिवाय डिस्प्यूट पैदा होने का। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पीछे जा करके किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ गलत करती है तो मुझे लगता है कि वो अपनी कमजोरी को जाहिर करती है। क्योंकि वर्तमान में अगर आप हैं तो अगर पीछे कुछ चीज खराब हुई है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर सावरकर साहब कुछ अच्छा करके गए थे तो वो भी हमारे समाज में दिख रहा है, कुछ बुरा करके गए थे तो वो भी हमारे समाज में दिख रहा है, लेकिन उसको आज वैसा रखने की या सुधारने की या बदलने की जिम्मेदारी वर्तमान लोगों पर है। साहब आपकी देश में कुछ भी अच्छा है नहीं है। और मेरा ये मानना है कि देश की तरक्की में हर आदमी का डेवलपमेंट रहा है। सावरकर साहब का भी योगदान रहा है, तो उनको आज की डेट में बड़ा भला बुरा कहना या उनके फॉलोवर्स के सेंटिमेंट को हर्ट करना कहीं से भी समाज में, अगर हम देश की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, तो हर एक की भावनाओं का सम्मान करना ये हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य की संवैधानिक कर्तव्य है। तो इस तरह की बातों को करके समाज में डिस्प्यूट पैदा करना, उस के ऊपर काउंटर्स आते हैं, काउंटर से फिर समाज में पुलिस की एजुकेशन करती है, क्या होता है कभी कभी वो आपस में लड़ाइयों में बढ़ जाती है। तो डेवलपमेंट का रास्ता कभी नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का रास्ता तभी हो सकता है जब आप एक सीधे तरीके से पॉजिटिव माइंड को लेकर के आगे बढ़े।
दिलीप यशवर्धन जी, खुद उद्धव ठाकरे ने कभी कहा था कि जो सिंपैथी जो है उनकी सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी की कांग्रेस को मिल रही थी, सावरकर के खिलाफ अगर वो बोलेंगे तो वो सिंपैथी नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में जो इस समय दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं इलेक्शन आने वाले हैं, विधानसभा के भी इलेक्शन आने वाले कुछ दिनों में होने वाले हैं, बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, तो राहुल के इस बयान का कांग्रेस पर कितना फर्क पड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि बार बार सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है, उनकी सहयोगी पार्टियां जो भी महाराष्ट्र में है, वो भी उनके इस बयान से किनारा कस रही हैं और कहीं ना कहीं ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि सावरकर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, वहां वहीं पर आरएसएस का कार्यालय भी है। तो कितना असर आपको दिखता है सावरकर के इस बयान से, कांग्रेस को कितना नुकसान होता नजर आता है? कांग्रेस मतलब राहुल गांधी को अगर इसकी समझ होती कि इनके बयान का क्या फर्क पड़ रहा है उनकी पार्टी पे या उनके पार्टी के भविष्य पर, तो कांग्रेस की आज की हालत नहीं है। कांग्रेस अपनी हालत की पूरी जिम्मेदार है। एक तो पहले जो उन्होंने किया, और अब जब तो सत्ता में नहीं है तब से जो वो कह रहे हैं, तो उनकी कथनी और उनकी करनी ही उनकी बर्बादी का कारण है। और अगर कथनी में तो करनी में तो वो बदलाव करने सकते, जो उन्होंने कर दिया तो कर दिया, लेकिन जो वर्तमान की करनी है और वर्तमान की कथनी है, अगर उसमें वो सुधार नहीं ला पाएंगे तो भविष्य उनका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अभी कुछ राज्यों में है, नेशनल लेवल से सिमट राज्यों तक रह गए हैं। अगर राज्यों में भी यही करनी रहेगी, तकनी रहेगी, तो आने वाले समय में वो राज्य से भी चले जाएंगे। बीच में एक आध जगह से कोई चुनाव जीत लेना, ये आपकी आइडेंटिटी को स्टेब्लिश नहीं करता, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। क्योंकि एक आध स्टेट में अगर आपकी सरकार बदली जा रही है तो ये आपकी आइडेंटिटी को घटा रहा है, बढ़ा नहीं। और फिर मेरा ये कहना है कि इस देश की आजादी में, देश के डेवलपमेंट में हर किसी का योगदान रहा है। जो भी बड़ा नाम है इस देश का, उसका कहीं ना कहीं योगदान जरूर रहा है। तो आप पुरानी बातों को उठा करके आज की डेट में क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अगर सावरकर जी ने कुछ गलत किया भी था, तो क्या उनकी गलती से ही आज पूरा समाज पीछे जा रहा है, या किसी ने अच्छा किया था तो क्या आज उसकी पूरा समाज आगे जा रहा है? ऐसा दोनों ही बातें गलत। जो उसने अच्छा किया था वो उस समय के हिसाब से किया था, जो बुरा किया था वो उस समय के हिसाब से किया था। उसका फर्क आज की डेट में जरूर है, मैं ये मानता हूँ शायद बुरे का फर्क है, लेकिन उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आप पुरानी बातें कहेंगे तो आप ठीक कर सकते हैं, और आप बार बार एक ही बात को अगर गलत कहते चले जाएंगे तो बात सही नहीं हो जाएगी। तो राहुल गांधी अगर वीर सावरकर को बार बार गलत कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और उनके ऊपर लगातार केसेस भी होते जा रहे हैं, उनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, कोर्ट भी उनके खिलाफ जा रही है, और अगर अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये उनकी नाकामयाबी कहलाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। दिलीप यशवर्धन जी, जिस तरीके से बीजेपी हमेशा से सावरकर का सम्मान करती नजर आई है, हमेशा सावरकर के बलिदानों की बात करती आई है, लेकिन इस समय जो गौरव गाथा निकाली जा रही है, इसके पहले भी जब महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तब ऐसी यात्राएं क्यों नहीं निकाली गई? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी जो है सेंटिमेंटल मुद्दों को हमेशा पकड़ कर रखती है, और महाराष्ट्र के लिए सावरकर जो है कहीं ना कहीं पूजनीय है, इस वजह से जो माइनस पॉइंट बीजेपी चल रही थी एक तरीके से सत्ता में होने के बाद एंटी इनकम्बेंसी जो बन रही थी उसे पूरा करने की कोशिश जो है सावरकर के मुद्दे के जरिए कर रही है, इसलिए बीजेपी की तरफ से गौरव गाथा निकाली जा रही है, और इस मुद्दे को लगातार जो है बीजेपी के नेता जो है उठा रहे हैं। क्योंकि जब भी शरद पवार की तरफ से बात कही जाती है तो बीजेपी के नेताओं का तुरंत काउंटर आ जाता है। सावरकर पे भी तो अगर मान लीजिए राहुल गांधी जो है उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं तो एकाधिपत्य बीजेपी का तो नहीं है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उन्हें दिखावा बोला जा रहा है, शरद पवार को भी बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस मुद्दे को हथियाना चाहती है और इसका फायदा जो है इलेक्शन के तौर पे या फिर लोगों के सेंटीमेंट के तौर पे उठाना चाहती है, जो नुकसान उसे हुआ है एंटी इनकम्बेंसी का। मैं बोलूं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में सेंटिमेंट का बड़ा रोल है जी, और सेंटिमेंट का फायदा उठाना भारतीय जनता पार्टी को आता है जी। मेरा ये कहना है कि जो भी बलिदानी रहा है, जो भी महापुरुष रहा है इस देश में, वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। और अगर कोई पार्टी इसका महिमा मंडन कर रही है या कोई पार्टी इसकी बुराई कर रही है तो वो दोनों गलत कर रही है। ना तो महिमा मंडन आप कर रहे हैं तो अच्छी बातें, बुराई करने का हक किसी को मिले, लेकिन हाँ उनके अच्छाइयों से, उनकी पुरस्कार को अगर आप आज की डेट में सामान्य जनता को बताना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है।
लेकिन इसमें पार्टी का टैग नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि हम ही इनके ठेकेदार हैं और हम इनकी अच्छाइयों को आगे लेकर के जाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ये कर रही है तो इससे दो 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 कारण हो सकते हैं। एक तो जो सावरकर साहब के योगदान रहा है इस देश के प्रति, उस योगदान को वर्तमान जनता को बताना, और दूसरा इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो इलेक्शन आने वाले हैं और जो महाराष्ट्र की जनता की सेंटीमेंट सावरकर जी को लेकर के हैं, सावरकर जी के साथ जुड़े हुए हैं, उन सेंटिमेंट्स को अपने फेवर में करने की एक ही सवाल भी भारतीय जनता पार्टी की है। इस बात को नकारा नहीं। दिलीप यशवर्धन जी, उद्धव गुट भी बार बार सावरकर की बात कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से ये बार बार सावरकर को लेकर टारगेट किया जा रहा है, हालांकि संजय राउत भी कहते हैं कि वो मिलकर बात करेंगे, शरद पवार भी कहते हैं कि वो राहुल गांधी से मिलकर बात करेंगे, तो आने वाले समय में कहीं ये मुद्दा गठबंधन में दरार पैदा नहीं कर सकता? क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं, बोलिए आप बोलिए। क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं जो हैं ये टकराएंगी और सावरकर एक बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, तो गठबंधन में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें पैदा नहीं करेंगी ये? मैं बोलूं जी, भविष्य में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और गठबंधन किसी नैतिकता पर नहीं बनते हैं राजनीतिक पार्टियों में। गठबंधन उनके भी बन जाते हैं जिनमें 26 का आंकड़ा होता है, और गठबंधन बनने का एक उद्देश्य होता है कि सामयिक लाभ है, राजनीतिक लाभ या सत्ता का लाभ कह लीजिए, वो लाभ अगर कहीं से मिलता या मिलना प्रतीत होता है तो राजनीतिक पार्टियों में पूरा विरोधाभास होने के बावजूद भी गठबंधन हो जाते हैं। और गठबंधन की स्थिति आज कुछ और होगी, आज आपको लगेगा कि गठबंधन हो रहा है, हो सकता है नहीं हो, आज लगेगा कि गठबंधन बिल्कुल नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख नजदीक आएगी तो गठबंधन बनते चले जाएंगे और इलेक्शन के बाद वो फिर टूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप यशवर्धन जी आर्या न्यूज़ से जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र में इस समय सावरकर के मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर गौरव यात्रा निकाली जा रही है और महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों में जाकर वीर सावरकर के बारे में बीजेपी जो है लोगों को बता रही है, उनके बलिदान के बारे में बात कर रही है। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि प्रदेश और देश में हमसे बड़ा गुंडा कौन है, जो सबसे बड़ा माफिया होगा वो ओम प्रकाश राजभर को सलाम करता होगा और सैल्यूट मारता है। इस तरीके के आरोप हमारे ऊपर लगाए गए। बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के धंधबार मठिया गांव में पहुंचे थे, जहां एक व्यक्ति को कुछ लोग द्वारा जमकर पीटा गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। है ना, देखो हम क्या कहें, मुझे नहीं कहना चाहिए, प्रदेश में नहीं देश में हमसे बड़ा गुंडा किया है? जी अपने की माफिया हुई यहाँ बहुत टाप का ना, वो राजभर के सलाम करत आप ही की वजह से सबको मतलब आज इस तरह की शोभा है ना। देखो हम क्या कहें, मुझे नहीं कहना चाहिए, प्रदेश में नहीं देश में हमसे बड़ा गुंडा किया है? जी अपने की माफिया हुई यहाँ बहुत टाप का ना, वो राजभर के सलाम करत आप ही की वजह से सबको मतलब आज इस तरह की शोभा है ना। देखो हम क्या कहें। ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान सामने आया है। पीड़ित परिवार से मिलने गए ओम प्रकाश राजभर ने परिवार से बात करते हुए कहा कि राज्य क्या देश भर में उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। सभी जो अपने आप को बहुत बड़ा माफिया समझता होगा वो भी उन्हें सलाम करता होगा। तो ओम प्रकाश राजभर अपने बयानबाजी की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और अब उनका नया बयान सामने आया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनसे बड़ा गुंडा कौन होगा, जो अपने आप को सबसे बड़ा माफिया समझता होगा वो भी उन्हें सलाम ठोकता है।
तो बड़ी बातचीत के लिए हमारे साथ दयाराम भार्गव, प्रवक्ता सुभाषपा। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दयाराम भार्गव, प्रवक्ता सुभाषपा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दयाराम जी आपका आर्या न्यूज़ में। सर, ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सामने आया है, आपने अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर एक पीड़ित परिवार से मिलने गए हैं और वो कह रहे हैं कि देश में उनसे बड़ा गुंडा कौन होगा, बड़े बड़े माफिया उनको सलाम करते हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर देवरिया के जिले के लालपुर थाना क्षेत्र में जी दंदवार मठिया गांव में जब पहुंचे थे जी तो वहां कुछ दबंग लोगों के द्वारा जी एक पीड़ित परिवार के व्यक्ति को जो है जी इतना पिटाई किया कि इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई। जी अब आप हमको बताएं उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था कितना लचर और किस तरह का है जी कि आए दिन कोई भी किसी को पीट के चला जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी तो उस गांव में जो लोग थे उस पिटाई की वजह से लोग दहशत में थे। जी अब उस पीड़ित परिवार और गांव के लोगों को जी किस तरह उनके अंदर जो एक प्रकार का भय व्याप्ता है उसको उबारने के लिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। जी जी दयाराम जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये तो कहा जाता है ना कि विपक्ष के नेता ही जो है उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाते हैं, यही लोग जो हैं वो शामिल हैं, जो भी आपराधिक मामले होते हैं कहीं ना कहीं अपराधियों के जो कांटेक्ट है विपक्ष के नेताओं से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जो ये बातें कह रहे हैं वो बीजेपी को एक मुद्दा पकड़ाते हुए नजर नहीं आ रहे आप लोग? देखिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जब वंचित समाज की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, जी उनके हक अधिकार न्याय की बात करते हैं, जी तो जो विपक्ष की बड़ी पार्टियां हैं उनके पेट में दर्द होता है। जी आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर पिछले 20 साल से जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, जी पिछले 20 साल से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे हैं, जी एक अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं। जी तो ये जो चीजें लेके चलते हैं उस पे विपक्ष के लोग साथ नहीं देते। जी साथ में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर की ये भी मांग है कि अगर बगल के बिहार में शराब बंद है तो उत्तर प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए। जी महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में 50% आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की हमारे देश में। जी और इन चीजों को लेकर के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि अगर वाकई में देश और प्रदेश में गरीबी बेरोजगारी दूर करना है तो आपको रोजगार परक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। जी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, जी विगत में विपक्ष में जो है समाजवादी कांग्रेस बसपा रही, लेकिन रोजगार परक शिक्षा अगर लागू कर दिया जाए हमारे प्रदेश में जी तो उसमें लगा लीजिए गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान वंचित समाज के जो लोग हैं गरीब तबके के लोग हैं जी उनको कम से कम जो है ये पता लगेगा कक्षा 4 से जो बच्चा 12वीं तक एमए करेगा वहां तक अगर फ्री अनिवार्य शिक्षा हो जाए तो बढ़िया होगा। जी और रोजगार परक शिक्षा में कक्षा 4 से 12वीं तक अगर उसे जैसे ट्रांजिस्टर बनाना, कूलर बनाना, पंखी बनाना, मोबाइल बनाना, इस तरह की एक सब्जेक्ट अगर बच्चों को दे दिया जाए तो वो बच्चा 12वीं तक जा करके 10वीं तक जा करके अगर वो पढ़ाई नहीं कर सकता, रुक जाता है, किसी सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएगा तो कम से कम वो कहीं किसी हाट में बाजार में बैठ करके अपनी जीवन यापन कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ सकता है। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मांग है कि रोजगार परक शिक्षा लागू किया जाए। जी तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये लोग इस पे ध्यान ना दे करके उस गरीब पीड़ित को पिटाई की वजह से अस्पताल में मौत हो जाता है, लेकिन उस मौत के कारण को न जान करके नेताजी ने परिवार के ढाढ़स को बताने के लिए उस गांव में जो भय व्याप्त दूर करने के लिए नेताजी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था। जी
लेकिन दयाराम जी, आप किसी का भय दूर करने के लिए कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि उनकी बातों से यही नजर आ रहा है कि वो खुद को भी बहुत बड़ा माफिया जिसके सामने माफिया सलाम करता हो, अपना प्रभाव बताने की कोशिश कर रहे हैं। भय दूर करने का तो और भी रास्ता था। नहीं, आप बताएं वो हमको। फोन करते हैं एसपी एसएसपी को, इतने मैं बड़े आपको नेता है, बता उनकी रहा बातें हूं। क्यों नहीं सुनी जाती? ऐसे शब्दों का मैं आपको इस्तेमाल बता रहा अगर हूं। नेता करेंगे तो फिर माफिया और गुंडा कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर पिछले 20 साल से जी जातिवार जनगणना की बात कर रहे हैं। ये मीडिया में सुर्खियां क्यों नहीं बनता? जी सामाजिक न्याय समिति की बात कर रहे हैं, ये मीडिया में सुर्खियां क्यों नहीं बनता? रोजगार पर शिक्षा लागू हो, ये मीडिया में क्यों नहीं बनता? एक अनिवार्य फ्री शिक्षा देश प्रदेश में लागू हो, ये सुर्खियां क्यों नहीं बनता? अगर हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी अगर इस बात की मांग करते हैं, अभी सुर्खियां बनना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर दबंगई से लोग दबंगई कर करके गांव में हाथ में जो इस तरह की कृतियां फैला करके भय व्याप्त करते हैं, बताएं वो कैसे दूर होगा? आए दिन आप देख लीजिए किस तरह का कृतियां होता जा रहा है। ठीक है दयाराम जी, इतनी दिक्कतें हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग क्यों सड़कों पर नहीं उतरते हैं? क्यों नहीं सरकार से मांग करते हैं कि वो आपराधिक डाटा जो है वो साझा करे? देखिए, जब हम 2022 के विधानसभा चुनाव से अलग होते हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सावधान यात्रा के माध्यम से हमने जनता को जगाने का, बताने का काम किया, उन्हें ये समझाने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, शिक्षा के जो स्तर है बहुत बढ़ गया है, स्वास्थ्य की सुविधा भरपूर मात्रा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल बहुत ज्यादा है। यही सरकार है, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2022 में चुनाव गई थी, उन्होंने कहा था किसानों का बिजली का बिल माफ करेंगे। तो ये सुर्खियां क्यों नहीं बनता है? हम लोग इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जनता में जाने का काम करते हैं। दयाराम जी, तो क्या मान लिया जाए, आप जो ये बयान आया है इसको लेकर बीजेपी भी तो यही कहती है ना कि जो विपक्षी पार्टियां हैं इन्हीं की वजह से ये माफिया और गुंडा पलते हैं। सलाम ठोकने एक तरीके से खुद नहीं राजभर कहते नजर आ रहे हैं कि उनके संबंध जो है माफियाओं से है। दुआ सलाम कौन करता है? बड़े बड़े माफिया स्वयं आप देख लीजिए, मैं नाम क्या गिनाऊं? अगर नाम गिनाऊं तो एक लिस्ट, एक फहरिस्त है। आज भारतीय जनता उत्तर प्रदेश की सरकार में देख लीजिए जी, किस तरह के गुंडे बदमाश जो बने पड़े हैं, उन पर कार्रवाई करो ना। अरे नेताजी ने कहा कि हमसे बड़ा गुंडा कौन? जो गुंडा हो सामने आवे ना, जो पिटाई किया है। हम तो गरीबों के बचाव के लिए आए हैं ना, वंचितों के उनके सहयोग के लिए आए हैं ना, उनके अंदर जो भय व्याप्त है उसको दूर करने के लिए हम आए हैं ना। तो जो वो दबंग लोग हैं, क्या गरीबों को भय दूर करने के लिए आ रहे हैं? वो तो भय व्याप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो नेताजी ने कहा अगर कोई बड़ा गुंडा है तो आके बताओ हमें, हम कितने बड़े गुंडा हैं। जी, तो दयाराम जी, क्या कुछ आपकी पार्टी की तरफ से अब किया जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से तो अराजकता फैली हुई है, सरकार लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे रही है, तो क्या माना जाए कि आपकी पार्टी आने वाले समय में इसके खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है, सड़कों पर उतरने वाली है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार अनवरत उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के साथ हम हैं। हमने आपको बताया सावधान यात्रा के माध्यम से हमारा समापन बिहार के पटना के गांधी मैदान में हुआ। उसके बाद तुरंत हम जो है महिला हक अधिकार महारैली करने का हमने काम किया। उत्तर प्रदेश के 7 मंडलों में हमारा महिला हक अधिकार रैली हो चुका है। बाकी मंडलों में वहां के जिलाध्यक्ष के माध्यम से, हमारे प्रदेश के नेताओं के माध्यम से वहां हम महिलाओं को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से और विपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब इस देश में महिलाओं की आधी आबादी है तो राजनीति भागीदारी में उनको जो है 50,000 आरक्षण क्यों नहीं सरकार देती है? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विपक्ष में थी, ये लोग कहते थे हम महिलाओं को, हमारी सरकार आएगी तो राजनीति में 50,000 आरक्षण देंगे। आज ये लोग कर नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी कहती थी हम शराबबंदी करेंगे, ये लोग कर नहीं रहे हैं। ये कह रहे थे हम किसानों का जो है बिल माफ करेंगे, बिजली का बिल माफ करेंगे, ये लोग कर नहीं रहे हैं। ये तरह तरह की जो बातें हैं, ये लोग जो कह के आए थे, ये लोग मुद्दा क्यों नहीं बनाते? इस मुद्दे को इशू बनाया जाए ना। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर इतना घट गया है, प्राइवेट में इतना ज्यादा फीस हो गया है, ये क्यों नहीं बनता हमारे प्रदेश में ये इशू?
जयराम जी, तो क्या आप राजभर जी के बयान से समर्थन देते हैं अपना, उनके उस बयान को कि उनसे बड़ा गुंडा बिल्कुल कौन है? आपकी पार्टी बिल्कुल इस बिल्कुल। बात का खंडन नहीं सुहेलदेव करती है? भारतीय समाज पार्टी नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जब वंचित समाज की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, असहायों की बात करते हैं, लाचारों की बात करते हैं, कमजोरों की बात करते हैं, उनके ऊपर जोर ज्यादती होगी तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर जगह डटकर मुकाबला करने का काम करेगी। जयराम जी, तो पिछड़े दलितों की बात करके किसी को भी उत्तर प्रदेश में गुंडाई करने का अधिकार है? कोई ये कह देगा कि भाई इससे बड़ा कोई गुंडा नहीं है? हम गुंडों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने कहा ना, जो कितना बड़ा माफिया है आके बताओ ना भाई, वो आके बताए हम इतना बड़ा माफिया कितने बड़े गुंडे हैं, जब ही हम बताएंगे। आए तो कोई सामने कितना बड़ा गुंडा कितना बड़ा माफिया है। तो जयराम जी, तो क्या आप कानून हाथ में लेंगे? अगर कोई माफिया और गुंडा है तो उससे सरकार निपटेगी। देखिए, क्या सुहेलदेव पार्टी अब नया मुहिम चालू कर रही है माफियाओं से, इस गुंडों से बयान निपटने के लिए, गुंडा और माफिया बनने की? देखिए, इस बयान के माध्यम से हम उन जनता के लोगों में जो भय व्याप्त है, उनके अंदर जो उनकी एक प्रकार की अंदर की भावना कमजोर हुई है, उसको हमने आगे करने का काम किया। हम सरकार में कानून व्यवस्था अच्छा हो, गरीबों को असहायों को न्याय मिले, हम कानून के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं। लेकिन जो गुंडे माफिया बदमाश जो कानून को हाथ में लेकर के गरीबों को जमीनों को कब्जाने का काम करते हैं, उनके मकान को कब्जाने का काम करते हैं, उनके साथ जुल्म जाति करने का काम करते हैं, उनके बचाव के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तत्परता से खड़ी रहती है। जयराम जी, बने रहिएगा हमारे साथ। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर संदीप त्यागी, नेता बीजेपी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। सुहेलदेव पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, बड़े बड़े माफिया उन्हें सलाम कहते हैं, और एक पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान उन्होंने ये बात की। क्या प्रतिक्रिया है आपकी पहली इस पर? मैडम, ये तो हम अर्चना जी, ये तो बात हम बहुत दिन से कहते हुए आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो या सुहेलदेव राजभर पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, ये तो प्रदेश के सबसे बड़े माफिया हैं ही। इन्होंने तो इस प्रदेश का नाश किया हुआ है, यही तो इस प्रदेश को गर्त में ले जाना चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश दिनों दिन तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और हम बिल्कुल डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम किसी की भी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर से माफिया राज खत्म करेंगे। जो माफियाओं का राज है उसको बिल्कुल खत्म करके हम लोग मानेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जयराम जी, आप सुन रहे थे संदीप त्यागी जी को। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही कहते हैं कि माफिया और गुंडों के पीछे विपक्ष का हाथ है। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में धनंजय सिंह कौन है, गुड्डू सिंह कौन है, मोनू सिंह हैं? आप बताइए, इस तरह के जो लोग हैं, इनके घर पे बुलडोजर कब चलवाएंगे? ये लोग साधु महात्मा है क्या? हमको बताएंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को बताएंगे? अगर किसी गरीब के ऊपर कोई गुंडाई करेगा तो वहां हम लोग तो मुस्तैदी से खड़ा होने का काम करेंगे, कानून के दायरे में रह के न्याय दिलाने का काम करेंगे, उसके हक अधिकार को उठाने को और बचाने का काम करेंगे। आप देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हर वर्ग को लेकर के काम कर रही है, लेकिन ये चीज इशू नहीं होता है। हमको बताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा कृत्य क्यों हो रहा है? इस कृत्यों से क्यों ये लोग भाग रहे हैं? बताएं हमको, अभी बताइए। सरकारी तंत्र के माध्यम से कानपुर देहात में विक्षित परिवार की माँ बेटी को मड़ैया में जला दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन वही बताइए, जितने माफिया जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनके यहाँ बुलडोजर ये लोग कब चलवाएंगे? बताए बीजेपी के हमारे त्यागी भाई। संदीप त्यागी जी, दयाराम भार्गव जी का आपसे सवाल है कि धनंजय सिंह, गुड्डू सिंह जैसे माफिया नहीं है, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? अर्चना जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक भी माफिया नहीं रहने देंगे। इस उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त करेंगे। रही बात इनकी, जो इन्होंने सवाल किया, तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो प्रशासन है, वहां का प्रशासन उस पर काम कर रहा है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा कहना उस बात पे ये है कि आप ये नहीं कहेंगे
किसी पीड़ित के घर जाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुझसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, तो इस बात को वो गलत फहमी के शिकार हम ये बता देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम एक भी गुंडा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नहीं रहने वाला है। उनकी गुंडाई नहीं चलने दी जाएगी। ये लोग, ये गुंडाई समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के साथ में खत्म हो गई। सपा बसपा समाप्त तो गुंडाई समाप्त। तो क्या लगता है, अब सुभाषपा की बारी है आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी किसी भी के नेतृत्व में जो कोई ये कहेगा कि हम गुंडा राज करेंगे, हम गुंडाई करेंगे, हम उनकी गुंडाई नहीं चलने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, योगी जी की सरकार किसी भी गुंडे की गुंडागर्दी नहीं चलने देगी। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या वो अखिलेश यादव हो या वो मायावती हो, कोई भी अगर ये कहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, तो उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। संदीप त्यागी जी, लेकिन विपक्ष तो आपके ऊपर ये भी आरोप लगाता है ना कि आप लोग सिर्फ जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, बाकी जो बीजेपी के संरक्षण में है उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसा गलत कह रहे हैं। हमारी सरकार में आपने देखा होगा 2-2 विधायक, हम अगर पार्टी के विधायकों ने गलत काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को जेल भेजने का काम किया है। ऐसा नहीं है। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप ये लोगों को जो है, जब कुछ नहीं मिलता है तो ये लोग इस तरीके के बयानबाजी करते हैं, इस तरीके के आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इकलौती एकमात्र देश की सरकार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार में भाजपा के ही विधायक जेल गए हैं उनके गलत कामों के कारण। दयाराम जी, आपने सुना संदीप त्यागी जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार जो है उनकी सरकार की तरफ से किया जाता है। आपको बीजेपी नेता की इन बातों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, केंद्रीय मंत्री शंभू शरण जी हैं जी, जो कि गोंडा जिले से आते हैं। अभी आपने देखा होगा कुश्ती संघ के माध्यम से रामलीला मैदान में जी, जो कुश्ती संघ की महिला टीम थी उनपे किस तरह की आपत्तिजनक आरोप लगाया। मैं बीच में बात रोक देना चाहता हूँ। कोई केंद्रीय मंत्री शंभू शरण जी नहीं है। पहले इन्हें अपना जानकारी दुरुस्त करें, उसके बाद में बात करें। शंभू शरण कोई भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री गोंडा से नहीं आता है। शंभू शरण की बात कर रहा हूँ केंद्रीय मंत्री के माध्यम से। पहले सुन लीजिए, केंद्रीय मंत्री के माध्यम से शंभू शरण के ऊपर जो आरोप लगा, केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से उनको बचाने का काम किया। मेरा कहने का मतलब यह है, इन पे क्या कार्रवाई हुई। जनता पार्टी दूसरी बात सुनिए भाई, दूसरी बात कहना चाहता हूँ, गोंडा हमारी पार्टी में गोंडा से शंभू शरण संदीप त्यागी जी, अरे भाई जानकारी संदीप त्यागी जी सुनो ना, आरोप लगाए। संदीप भाई सुनो तो सही। अरे भाई सत्ता में हो, सवाल आपसे है, हमसे ही सवाल पूछोगे। भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार में कोई भी एक सुन तो लीजिए। संदीप भाई सुनो तो सही, संदीप भाई सुनो तो सही। अगर सुनेंगे नहीं बात कैसे बनेगी? आप बात सुने जाइए। ब्रिजभूषण शरण सिंह मैंने कहा जी, आप बताएं, अगर इनके ऊपर महिला टीम ने आरोप लगाया जी, तो अपने पद पे कैसे बने हैं जी? आखिर लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं जी, महिलाओं ने लगा, इस पे क्या कार्रवाई हुई? दूसरी बात, राजा भैया बताइए इन पे कार्रवाई कब करेंगे? विनीत सिंह है, बबलू सिंह है, सोनू सिंह है, नहीं आते हैं। आप देखिए कुलदीप सेंगर के माध्यम से कुलदीप सेंगर ने जिस तरह का कृत्य किया, पूरा भारतीय जनता पार्टी का हमला उत्तर प्रदेश सरकार बचाने में रही। माँ बेटी चली जाती है, जब ये केस दिल्ली ट्रांसफर होता है तब जाकर इन पे FIR दर्ज होता है, तब ये जेल जाते हैं, तब इनकी जो है विधायकी जाती है। तो हमको ना समझाए, हम तो छोटी पार्टी है और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजा भैया भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और रही शंभू शरण की तो भारतीय जनता पार्टी में सोनू सिंह है, मनु सिंह है, नहीं है। अगर शंभू शरण धनंजय सिंह है और उसने कोई गलत काम किया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर वो कार्रवाई फिर फिर उस कार्रवाई में जो लेट लतीफी होती है, जो मौके दिए जाते हैं, उस पर भी तो संदेह उठता है ना सर। अगर यही कोई विपक्ष का नेता हो या दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता हो, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है। अपने चैनल के और अपने सूत्रों के माध्यम से कंफर्म करें कि शंभू शरण नाम का कोई व्यक्ति कुश्ती संघ में है ही नहीं। सर ब्रिजभूषण शरण सिंह, सर ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह नाम मैं करेक्ट कर रही हूँ कि उनके ऊपर महिला खिलाड़ियों द्वारा आरोप लगाया गया था, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई सर?
अभी कोई 6 दूसरी महीने पार्टी हो का गए नेता है, सर, उसके कौन सी बात खिलाफ है? तुरंत कार्रवाई की जाती है, 6 महीने हो गए सर। उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। नहीं, जांच चल रही है मैडम, मुकदमा हुआ है, मुकदमे के बाद जांच चल रही है, जांच पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल जांच के जो भी कोई दोषी पाया जाएगा, दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जयराम जी ये कह रहे हैं संदीप त्यागी जी की जांच चल रही है, उनके भी नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है और उनके भी विधायक जो हैं वो जेल में गए हैं। तो किस तरीके से आप ये आरोप लगा सकते हैं कि जो बीजेपी सरकार है या फिर योगी सरकार जो है वो सिर्फ विपक्ष के लोगों को के ऊपर कार्रवाई करती है? उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ जी बीजेपी के 255 विधायक हैं, जी इसमें से 117 जी दागी विधायक हैं। जी 80 केस है, 60 केस हैं, 50 केस हैं। लूट, हत्या, अपराध, बलात्कार, बलवा के जघन्य अपराध हैं। बताएं हमारे संदीप त्यागी जी, इन पे कार्रवाई कब होगी? जांच चलती रहेगी केवल, कार्रवाई कब होगी? अर्चना जी, आज का विषय ओम प्रकाश राजभर के कहने का कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मुझसे बड़ा जयराम जी, आप मुख्तार अंसारी के बेटे जो हैं आप ही की पार्टी से तो विधायक है, उनके ऊपर भी सैकड़ों मुकदमे दर्ज है। वाली बात का नहीं है कि किस पे कितने अर्चना मुकदमे। जी, आपको ये जानकारी होना चाहिए, जी अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के नेता थे, जी हम गठबंधन में थे। जी। समाजवादी पार्टी ने जो सिंबल दिया, हमने अपने सर, सिंबल पे लड़ाने का काम किया। तो उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया गया आपकी पार्टी की तरफ से? आपने गठबंधन में दिया, वो तो आप गठबंधन के साथ जाएंगे सर, तो अपराधियों को स्वीकार कर लेंगे क्या? अगर आप गठबंधन के साथ जाएंगे तो आप अपराधियों को स्वीकार कर लेंगे, ये नई नीति है आपकी। अर्चना जी सुन तो लीजिए जी। देखिए अर्चना जी, ये न्यायालय का काम है। जिस दिन न्यायालय में दोषी पाए जाएंगे, न्यायालय जो भी कहेगा उसके लिए हम तैयार है। ये न्यायालय का काम है। अगर उन्होंने गुनाह किया तो न्यायालय जो भी सजा दे हमें मंजूर है। तो बीजेपी नेता भी तो यही बात कर रहे हैं सर कि जांच बिठाई गई है, न्यायालय है उसके ऊपर, जो बीजेपी के नेता है उनके ऊपर। आपके लिए अलग कानून होगा और बीजेपी सत्ता में है तो उसके नेताओं के लिए अलग कानून होगा। अब्बास अंसारी जी को जेल में डाला गया जी 255 में से 2022 के चुनाव में विधानसभा में उत्तर प्रदेश में 117 दागी विधायक हैं, इनको जेल डालो, उसके बाद कार्रवाई करो। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती इनको? संदीप त्यागी जी जवाब दीजिए, जिस तरीके से आपने सुभाषपा के विधायक के ऊपर कार्रवाई की, उन्हें जेल में डाला, अपने नेताओं के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं और ये करे तो हम करे तो ये करे तो चमत्कार, हम करे तो समझ रहे होंगे आप, मैं पूरी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। ये जब इनके ऊपर बात आती है तो ये बताते हैं, माननीय न्यायालय बताने लग जाते हैं ये लोग। जब आरोप की बात आती है, जब इनके ऊपर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहली बात तो आज की जो डिबेट चल रही है, आज की डिबेट ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ, इस विषय पे चल रही है जी। तो आज विषय भारतीय जनता, ये मुकदमों की बात कहाँ चलेगी? मुकदमों की बात करेंगे तो फिर किसी दिन बैठ के डिबेट पे चर्चा करें ना, फिर सत्यों के साथ में बैठ के बात करेंगे। संदीप त्यागी जी, बात वही हुई ना कि राजनेता जो है वो अपने आप को या तो गुंडा माफियाओं का साथी बताते हैं या तो फिर खुद को बहुत बड़ा गुंडा माफिया बताते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश कैसे साफ होगा माफियाओं से? उत्तर प्रदेश से अपराध कैसे खत्म होगा सर? हम लोग मैंने आपको बात या सुभाषपा, बात या बीजेपी की नहीं है, बात या उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा की बात हो रही है, पर काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी गुंडा नहीं रहने जाएगा। गुंडा मुक्त प्रदेश बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी दम लेंगे। आपने देखा होगा 7 साल में कितने क्राइम रेट पे कितना कम क्राइम हुआ है, और चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, कोई भी अपने आप को जो अपने आप को गुंडा कहते हैं, या ओम प्रकाश राजभर हो, इनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। ये सलाखों के पीछे होंगे, गुंडागर्दी करेंगे, अच्छे होंगे। दयाराम जी, संदीप जी कह रहे हैं कि अपराध जो है 7 सालों में उत्तर प्रदेश से कम हुए हैं। आप कितना सहमत हैं उनकी इस बात से? देखिए, मैं अपने संदीप भाई को ये बताना चाहूंगा, देखिए जो पिछले उत्तर प्रदेश में जो गुंडाई हुआ करता था कम हुआ, रंगदारी जो हुआ करता था कम हुआ, माफियाओं का थोड़ा ग्राफ नीचे आया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कानून व्यवस्था सही नहीं है। गरीबों का छप्पर उजाड़ देना, कम से कम घर ढा देना, उनके जमीन को कब्जा कर देना, स्वीकार तो किया। जीरो टॉलरेंस की बात कहाँ से आ गई भाई? कम हुआ है।
धन्यवाद। आगे भी इस तरीके से क्राइम जो है इसी प्रकार कम होता रहेगा। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाएंगे। संदीप त्यागी जी, लेकिन दयाराम जी ने यह भी कहा कि गरीबों के साथ अत्याचार किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। छोटे से मामले में दीक्षित परिवार का भी उन्होंने उदाहरण दिया। पुलिस वाले जो है वो होटल में घुसकर एक व्यापारी को मारते हैं, जान चली जाती है। तो आपकी सरकार में ये काम भी हो रहा है सर? उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे भी हो रहे हैं। जहां किसी प्रकार का इस तरीके की कोई घटना घटती है तो उसके खिलाफ तुरंत तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अभी गाजियाबाद में एक किसान ने उनके साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया, तुरंत के तुरंत लेखपाल को बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मैंने आपको बताया कि भय मुक्त, गुंडा मुक्त प्रदेश में सुशासन लाना चाहती है, कुशासन मुक्त प्रदेश बनाना चाहती है। हम लोग ओम प्रकाश राजभर हो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता हो, बसपा के नेता हो, हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाई नहीं चलने देंगे। किसी भी स्तर पर गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, कुछ कहना चाहते हैं सुभाषपा नेता दयाराम भार्गव जी? सर क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात रखें। अर्चना जी, हमारे भाई संदीप त्यागी जी लंबी लंबी बातें कर देते हैं जी। हमने कहा दीक्षित परिवार का गरीब का मकान उजाड़ दिया गया, जिन प्रशासनिक अमला पुलिस के द्वारा या वहां के नगर पालिका कर्मचारी के द्वारा, आप बताएं कितना बड़ा फेलियर है। जो महिला विभाग की मंत्री हैं, कुछ दिन पहले स्वयं वहां के जो इनके मंत्री हैं डीएम से मिलने का काम करते हैं कि इनके साथ उचित न्याय किया जाए। उसके तत्काल 28 दिन बाद उसका झोपड़ा ढहा दिया जाता है, माँ बेटी जलकर मर जाती हैं। ये कौन से कानून की हमें बात बता रहे हैं? ये कहीं ना कहीं आप समाजवादी सुहेलदेव पार्टी के कोई ना कोई गुंडे होंगे, जैसे आपने एक्सेप्ट किया है कि ओम प्रकाश राजभर सबसे बड़े ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा हूं। तो कहीं ना कहीं सुहेलदेव राज पार्टी का कोई ना कोई गुंडा वहां होगा, उन्होंने उस महिला के साथ में इस तरीके की घटना करी होगी। उसकी जांच चल रही है और कहीं जांच में दोषी पाया जाता है तो आपकी पार्टी के नेता के खिलाफ या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए अर्चना जी, सरकार बीजेपी की चल रही है, प्रशासन बीजेपी का, और मजे की बात डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में, राज्य में, निकाय में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और कृत्य इनके सरकार में हो रहा है। गुंडा कोई नहीं है। अब ये उस पे प्रशासनिक अमलों पे कार्रवाई ना करके ये कह रहे विपक्ष के लोग करा रहे हैं, इसका मतलब सरकार फेलियर है। वही तो खुद ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने खुद स्वीकार किया। आप बताइए फिर सरकार फेलियर है संदीप भाई? आपके सरकार में किसी गरीब का झोपड़ी दहा दिया जाए और आप विपक्ष में आरोप लगाते हैं, तो संदीप भाई बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात आती है। दयाराम भार्गव जी, तो आप भी तो खंडन नहीं कर रहे हैं ना, जो बात कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी की उनसे बड़ा कोई गुंडा नहीं है, तो आप इस बात का भी तो खंडन नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी नेता कह रहे हैं, विपक्षी नेता जो है वो माफिया गुंडों का गढ़ है, उन्हें पाल रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी तो इस बात का खंडन नहीं कर रहे हैं कि जो बात कही है ओम प्रकाश राजभर ने वो गलत है। अर्चना जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी गांव में गुंडे माफियाओं की वजह से जो भय व्याप्त किया गया, वो पीड़ित परिवार जो घर के अंदर दुबकने का काम किया, नेताजी ने जा करके उन शब्दों को इसलिए उठाया कि उनको ढाढ़स मिले, उनके अंदर की आत्मा को दबाने का काम किया गया, उनको ऊपर लाने का काम किया गया। ठीक है दयाराम जी। संदीप त्यागी जी आप बताइए, संदीप त्यागी जी उन्होंने कह लिया कि वो खंडन नहीं करेंगे, वो गरीब परिवार को सांत्वना देने गए थे, तो क्या ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दिया है इसको लेकर बीजेपी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी? मैं इनकी बातों से मुखातिब हूँ और मैं 100% ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग की इसमें भूमिका है और ओम प्रकाश राजभर के गुर्गे वहाँ गुंडे का काम करके उस गरीब की झोपड़ी को चलाने का काम किया है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दोषी व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। जी, समय की कमी की वजह से इस चर्चा को यही रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप त्यागी जी आपका और दयाराम भार्गव जी आपका आर्या न्यूज से जुड़ने की वजह के लिए। तो ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने बयानबाजी की वजह से चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, बड़े बड़े माफिया उन्हें सलाम ठोकते हैं। ये बातें उन्होंने एक पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान कही हैं।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 के मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ सूरत के सेशन कोर्ट में अपील करने सूरत पहुंच चुके हैं। मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा सुनाई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के अन्य सीनियर नेता राहुल गांधी के साथ सूरत रहेंगे। कांग्रेस इसे राजनीतिक लड़ाई बता रही है। बात करें सूरत के दौरे से पहले यहां कांग्रेस ने के पार्टी की तरफ से झंडों के साथ गांधी परिवार की तस्वीरें और होर्डिंग देखे गए। सड़क किनारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के पोस्टर लगे दिखे। इसके साथ कुछ अन्य पोस्टर भी लगे हैं जिसे कांग्रेस के कैंपेन डरो मत का जिक्र किया गया है। कोर्ट में क्या होगा वो दोपहर में मालूम। अब कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार ने जो अदानी के घोटाले में फंसे हैं वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए और जेपीसी के तौर से इसकी तनख्वाह यानी इंक्वायरी हो, वो नहीं चाहते। उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले सदन नहीं चलना ये उन्होंने प्लान करके आते हैं, गड़बड़ करते हैं और सदन को बंद कर दर्शन नहीं है। तो हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। और ये तो हमारे पार्टी का लोगों का निर्णय है, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। आज मेरी सीधी बात और सीधा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। आप कहां बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसकी तो आपने कभी परवाह नहीं करी, लेकिन एक शब्द का आपने प्रयोग किया। लोगों ने सुपारी दी हुई है आपकी छवि धूमिल करने की, और लोगों ने सुपारी ली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, ये छुटभइये, ये अंडरवर्ल्ड, ये आपराधिक तत्व इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुपारी लेना देना, विपक्ष का सवाल पूछना सुपारी है, विपक्ष सत्ता पक्ष को अकाउंटेबल बनाए ये सुपारी है। क्या हो गया है आपको? अपने पद की गरिमा, उसकी शालीनता का तो ख्याल रखिए। आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, अपनी नहीं तो इस देश की गरिमा का तो ख्याल रखिए। और कहां पर? कमांडर्स की मीटिंग में, मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग में आप विशुद्ध राजनीतिक बात करते हैं और विपक्ष पर धावा बोलते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी छवि धूमिल करने में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा? किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपकी छवि खुद आप धूमिल करते हैं। जैसे ही सत्ता में आते हैं, किसानों की जमीन हड़पने में लग जाते हैं, उससे छवि धूमिल होती है। एकदम से उठ के कहते हैं नोटबंदी लगा दी, तुगलकी फरमान, उससे छवि धूमिल होती है, क्योंकि लोग लाइन में लग के मरे, बिजनेस तबाह हो गए, छोटे मध्यम उद्योग बंद हो गए परमानेंटली। आप बिना सोचे समझे सिर्फ ठप्पा लगाना था तो गब्बर सिंह टैक्स ले आए, उससे छवि धूमिल होती है। कोविड में आपने एकदम से खड़े होकर तुगलकी फरमान एक और इशू किया, आज से लॉकडाउन लग जाएगा, उसका क्या प्रभाव होगा, कैसे लोग प्रभावित होंगे, आपको कोई मतलब नहीं, उससे छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब लाखों करोड़ों मजदूर चिलचिलाती धूप में पैरों में छाले लिए पैदल चलते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ बुलवाते हैं कि एक आदमी सड़क पे नहीं है, तब छवि धूमिल होती है। छवि तब धूमिल होती है जब आपको कोविड की और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। आज राहुल गांधी सेशन कोर्ट में मानहानि केस मामले में कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। इस पर बीजेपी के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हुड़दंगाई की जा रही है कांग्रेस नेताओं की तरफ से, न्यायालय की तरफ से जो है उसे दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, जो 3 प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री हैं और जो तमाम कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो रहे हैं।
क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए अलका जी, ऐसा है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, तो मैं ये मान के चलूं कि क्या 3 मुख्यमंत्रियों द्वारा अगर राहुल जी के साथ गए हैं तो कोर्ट इसे सरेंडर कर देगा, कोर्ट डर जाएगा। तो अगर ये बात है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा जब कांग्रेस या राहुल गांधी जी पे कटाक्ष करती है, कोर्ट के ऊपर किरण रिजिजू जी का किस तरह से बयान आता है, कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ किस तरह से बयान आता है, तो ये क्या दबाव डालने की रणनीति नहीं? मैं मान के चलूं कि भाजपा द्वारा जो है वो कोर्ट के ऊपर, संविधान के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अगर एक 3 मुख्यमंत्री अगर जो आज हमारे राहुल गांधी जी के साथ सूरत गए हुए हैं, और मुझे लगता है कि हजारों कार्यकर्ता, तो मैं महाराष्ट्र मुंबई में बैठा हूँ, यहाँ से हजारों कार्यकर्ता गए हैं, क्यों नहीं जाएंगे भाई? हमारे नेता है राहुल गांधी जी, हम अपने नेता के सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे? हम मोरल सपोर्ट उनको नहीं देंगे क्या? भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता ही नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रह सकते हैं क्या? हम कांग्रेस के साथ, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के साथ एक एक कार्यकर्ता दमखम के साथ खड़ा रहेगा, चाहे उसे जेल जाना पड़े तो भी हम जाने से डरते नहीं है। लेकिन भरत सिंह जी, ये तो न्यायालय का निर्णय है, न्यायालय ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाया है, तो इस पे कांग्रेस न्यायिक प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं जाके लड़ाई लड़ रही है? क्यों इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है और इतना समय लिया गया? क्या आप लोग राजनीतिक फायदे के लिए ये नहीं कर रहे हैं जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है? क्या भाई, भाजपा द्वारा प्रायोजित जो ये चल रहा है पूरा, कि मोदियों का जो है नाम खराब किया गया, मोदी एक जाति विशेष को जो है राहुल गांधी जी ने कहा। अरे भाई, जो चोर है उसको चोर नहीं कहेंगे क्या? ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, अब चोर को चोर कहना भी गुनाह है क्या इस देश में? अब वो तो कहावत हो गई है ना कि चोर अभी चोरी करके घर में चला जाए और बोल दे कि जाए कि मुझे चोर कहोगे तो मैं तुमको लॉकअप करवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। अब तो ये हालत हो गई है। तो देखिए, देश में जो तो चल रहा है वो संविधान, आप ये कहना चाहते हैं या आपकी पार्टी ये कहना चाहती है, जो कोर्ट की तरफ से डिसीजन आया राहुल गांधी के मामले में, मोदी केस मानहानि मामले में, उसमें सरकार का दबाव था कोर्ट पर? देखिए, मैं समझता हूं कि ये ठीक कहना उचित नहीं होगा कि सरकार का दबाव था कि नहीं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे आ रहे हैं इस देश में जिससे शंका पैदा होती है। शंका तब पैदा होती है जब कर्नाटक में 6 करोड़ रुपया कैश किसी विधायक के घर पे मिलता है और कोर्ट उसको जमानत दे देती है। जमानत तब दे देती है राहुल गांधी जी को जब वो जो है केस में 2 साल की सजा, मैक्सिमम सजा जो होती है कोर्ट वो देती है, और जबकि मैं समझता हूँ कि वो आर्टिकल उनके अंदर आता ही नहीं, अधिकार नहीं आता है, फिर भी मिलता है। लेकिन ठीक है, कोर्ट का जजमेंट है, हम उसके आदर करते हैं, और इसी वजह से आज राहुल जी जो है 3 बजे हम जो हियरिंग लगी हुई है उसमें अपील कर रहे हैं कि सजा को खत्म किया जाए, और जो है इस तरह से जो दिया गया है जजमेंट उसके खिलाफ जो है वो अपील कर रहे हैं। तो अपील करने का अधिकार तो बनता है ना भाई। फिर आप एक भाजपा कहेगी अपील भी नहीं कर रहे हैं, कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं, घमंडी हो गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट जाएंगे। अभी उसका जो है जिस तरह से गुजराती में इतने पेजों का जो है वो पूरा आर्टिकल दिया गया था, जजमेंट दिया गया था, उसको हिंदी में कन्वर्ट, इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए समय लगता है। वो सब हम देख के कर रहे थे, और हमारे जो है जितने वकील थे उन्होंने अभी जो फैसला लिया उसके बाद में जब बना के दिया तो कोर्ट आज पहुंचे हैं। तो भाई, इसमें भाजपा को पेट में जो है वो जलन क्यों हो रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद भरत सिंह जी, आर्या न्यूज से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से सख्ती प्रदर्शन किया जा रहा है राहुल गांधी मानहानि मामले में। राहुल गांधी सेशन कोर्ट पर पहुंचे हैं, अब देखने वाली बात होगी।